क्या आप जानते हैं, अंग्रेज भारत पर राज करने नहीं आए थे। वे सिर्फ व्यापार करने आए थे। उनका मकसद था मुनाफा कमाना, सस्ती चीज़ें खरीदना और उन्हें यूरोप में महंगे दाम पर बेचना। कम से कम शुरुआत में तो उनका उद्देश्य यही था। लेकिन फिर ऐसा क्या बदला कि एक साधारण व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे भारत की राजनीति में प्रवेश कर गई। कैसे एक कंपनी बन गई सरकार, आज हम उसी कहानी की शुरुआत समझेंगे। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप तेजी से बदल रहा था। नए समुद्री रास्ते खोजे जा रहे थे, नए बाजार तलाशे जा रहे थे और एशियाई व्यापार में अपनी पकड़ मजबूत करने की होड़ लगी हुई थी। उस समय भारत दुनिया के सबसे समृद्ध इलाकों में गिना जाता था। ढाका का मलमल, बंगाल का रेशम, नील और बेहतरीन कपास, यूरोप में इनकी ज़बरदस्त मांग थी और इनसे अच्छा खासा मुनाफा होता था। पुर्तगाली पहले से सक्रिय थे, डच तेजी से आगे बढ़ रहे थे, फ्रांसीसी भी मैदान में उतर चुके थे। इंग्लैंड भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता था। आखिरकार 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी किया और इसी चार्टर से जन्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। यह एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन आगे चलकर यह सिर्फ कंपनी नहीं रहने वाली थी। भारत में पहला कदम व्यापार। अंग्रेज शुरुआत में राज करने के इरादे से नहीं आए थे। उन्होंने पहले समुद्री किनारे अपने व्यापारिक ठिकाने बनाए। सूरत, मछलीपट्टनम, मद्रास, बम्बई और फिर बंगाल, इन केंद्रों को फैक्ट्रियां कहा जाता था। धीरे धीरे कंपनी ने अपना व्यापार फैलाना शुरू किया। 1717 में मुगल बादशाह फारुखसियर ने कंपनी को एक खास फरमान दिया, जिससे उसे बंगाल में लगभग बिना शुल्क के व्यापार की अनुमति मिल गई। यह कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी, लेकिन यहीं से समस्या शुरू हुई। कंपनी के अधिकारियों ने इस छूट का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। स्थानीय व्यापारियों को नुकसान होने लगा और नवाबों को शक होने लगा कि यह कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रही। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी। दिल्ली का प्रभाव घट रहा था और प्रांत मजबूत हो रहे थे। बंगाल, अवध, हैदराबाद, अब असली ताकत सूबेदार के हाथ में थी। भारत की राजनीति का संतुलन बदल रहा था और कंपनी इस बदलाव को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसे समझ में आ चुका था, जब केंद्र कमज़ोर होता है तो भारी ताकतों के लिए रास्ता आसान हो जाता है। अब कंपनी ने अपने तरीके बदलने शुरू किए। उसने अपने व्यापारिक केंद्रों की किलेबंदी की, सशस्त्र बल तैनात किए, स्थानीय बैंकरों से गठजोड़ बनाए जैसे जगत सेठ, और धीरे धीरे दरबारी राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। कंपनी के पास सब कुछ था, पैसा, हथियार और सबसे खतरनाक धैर्य। वह जल्दी में नहीं थी, वह धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। बंगाल में माहौल बदल चुका था। नवाब और कंपनी के बीच भरोसा टूट रहा था। दरबार के भीतर साजिशें थीं और बाहर कंपनी अपनी ताकत बढ़ा रही थी। टकराव अब तय था और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत की किस्मत बदलने की नींव रख दी। इसके बाद घटनाएं तेजी से बदली। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। इस बार सामने केवल नवाब नहीं थे, अवध का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी थे। लेकिन जीत फिर कंपनी की हुई और यहीं से कहानी एक बड़े मोड़ पर पहुंच गई। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। अब असली शक्ति धीरे धीरे कंपनी के हाथ में आ रही थी। अब वह सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वह शासन कर रही थी। यह सच है, अंग्रेज भारत में अचानक सत्ता में नहीं आए। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, पहले व्यापार, फिर छूट, फिर प्रभाव और अंत में शासन। यह एक दिन की जीत नहीं थी, यह एक लंबी रणनीति थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। वह कौन सी घटना थी जिसने कंपनी को बंगाल में निर्णायक बढ़त दिलाई और कैसे एक लड़ाई ने भारत का भविष्य बदल दिया? अगली वीडियो में हम उसी घटना को विस्तार से समझेंगे।